तो शुरुआत लोकसभा की खबर से। लोकसभा से कांग्रेस के 4 अरकान पार्लियामेंट को मुअत्तल कर दिया गया है। कांग्रेस के अरकान पार्लियामान कीमतों में इजाफे के खिलाफ और बढ़ती महंगाई के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। साथ ही साथ उन चीजों के खिलाफ जो खाने पीने की अशिया है जिस पर जीएसटी लगाई गई है, इसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इन अरकान को पूरे सेशन के लिए मुअत्तल किया गया है। इन अरकान में जो लोग मुअत्तल किए गए हैं कांग्रेस के अरकान पार्लियामान, इनमें शामिल हैं ज्योतिमणि, रमैया हरिदास, मणिकम टेगोर और टी.एन. प्रतापन। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन की शुरुआत से ही कई अहम मौज़ूआत पर सवाल उठाती रही है। महंगाई और रुपए की गिरती कद्र, बेरोजगारी, अग्निपथ स्कीम और भी कई दूसरे मौज़ूआत के साथ कांग्रेस लगातार इसके खिलाफ मुजाहरा कर रही है। और कांग्रेस के साथ साथ कुछ और पार्टियों की ये मांग थी कि वजीर आजम पार्लियामेंट में इस ताल्लुक से अपनी बात रखे। और इसी को लेकर सदन के अंदर यानी पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी कांग्रेस पार्टी के अरकान पार्लियामान जो है वो एहतजाज कर रहे थे। उन्होंने तख्तियां दिखाई थी, प्लकार्ड दिखाया था। जो पार्लियामेंट कैंपस के अंदर जो गांधी की स्टैचू है उसके सामने खड़े होकर इन चारों ने वहां पर प्रोटेस्ट किया था, अपनी आवाज उठाई थी। और इनका सिर्फ एक ही इनकी मांग थी कि वजीर आजम इस मामले पर पार्लियामेंट में आकर अपनी बात रखें, अपना बयान दें। श्री मणिकम टेगोर, श्री टी.एन. प्रतापन, सुश्री ज्योतिमणि, सुश्री रमैया हरिदास, जो इस सभा के सदस्य को सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में वो हाँ कहें, जो सदस्य के विरोध में वो ना कहें। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ, हाँ वालों के पक्ष में हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। सदस्यों को तदनुसार सत्र की शेष अवधि के लिए सभा की सेवा से निलंबित किया जाता है। वे तत्काल सभा के परिसर से बाहर चले जाएं। सभा की कार्यवाही मंगलवार दिनांक 26 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो वाज़ेह है कि 18 जुलाई से ही पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो जारी है, लेकिन इस दौरान महंगाई, रुपए की गिरती कद्र और कई दीगर मौज़ूआत को लेकर, जिनमें अग्निपथ स्कीम भी शामिल है, कांग्रेस अरकान पार्लियामान दीगर साथ ही साथ दूसरे और अपोजिशन पार्टियों के अरकान पार्लियामान ने भी लगातार प्रोटेस्ट किया था। और जिसके वजह कर आज कांग्रेस के इन 4 अरकान पार्लियामेंट को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा। इन्हें पूरे सेशन के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। अगली खबर, महाराष्ट्र में हुकूमत बन चुकी है लेकिन अभी तक काबीना में तौसी नहीं हुई है। इस हवाले से न्यूज 18 उर्दू से शिवसेना लीडर मनीषा कायंदे ने खास बातचीत की। उन्होंने काबीना में तौसी में ताखीर पर कई सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र में सरकार बन चुकी है लेकिन अब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ। साथ ही जिस तरह से दिल्ली में मंत्रिपरिषद सभी राज्य के मुख्यमंत्री जो बीजेपी के हैं उन्हें बुलाया गया था, खुद मोदी जी उस पूरे मंत्रिमंडल को संबोधित कर रहे थे। उस वक्त देखा गया कि वहाँ पे बाकायदा देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम है वो बैठे थे। इसे लेकर शिवसेना की प्रवक्ता मनीषा कायंदे ने ट्वीट भी किया था। मैम, आपने ट्वीट किया है वो फोटो, किस तरह की सच्चाइयाँ हैं उस फोटो में? देखिए, जो फोटो वायरल हो रहा है उसमें हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं दिख रहे। जो सरकार नाम की एक स्थापना आज दिख रही है, 2 ही मंत्री है, सब 2 ही लोग निर्णय ले रहे हैं। ठीक है, हम भी देखेंगे। हमको भी इसी प्रकार का, जब 15 दिन हमारा मंत्रिमंडल उद्धव ठाकरे जी का नहीं हुआ था, तभी ये लोग आए दिन मीडिया पे बता रहे थे मंत्रिमंडल नहीं है, मंत्रिमंडल नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो अब क्या हो रहा है, आज 1 महीना हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 21 तारीख को ये सब हुआ था। तो ऐसा है कि आप दूसरों पे उंगलियां उठाते हो। आज उस बैठक में, जो मुख्यमंत्रियों की बैठक है, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री नहीं नज़र आ रहे। तो एक महाराष्ट्र के एक आम जनता के तौर पर हमें लगता है भी हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्यों नहीं है। उप मुख्यमंत्री है तो ठीक है, हमें उसे कोई आपत्ति नहीं है, मगर मुख्यमंत्री क्यों नहीं है? क्या उनको वो रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है दिल्ली में? क्या अब हम देख रहे हैं कि 15 दिन में 4-4, 5-5, 6-6 बार दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ घंटों इनको इंतज़ार करना पड़ रहा है, 20-20 घंटे हर एक छोटी चीज़ के लिए उनको दिल्ली के सामने झुकना पड़ रहा है।
तो ये आम जनता देख रही है, हम भी देख रहे हैं। लेकिन ये बैठक तो मुख्यमंत्रियों की थी और शिंदे साहब तो अपने आप को आज भी शिवसेना कहते हैं, तो बीजेपी के मुख्यमंत्रियों में शिंदे साहब कैसे बैठ सकते हैं? हो सकता है इसी वजह से देवेंद्र जी बैठे हो। ये बहुत सारा अजूबा है और इसीलिए ऐसा है कि महाराष्ट्र की जनता आज देख रही है आपके माध्यम से, मगर एक न एक दिन इसका जवाब जरूर मिलेगा। जिस तरह से देखा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने नोटिस दिया है, 8 तारीख को दोनों ही गठ को बुलाया है, खास करके चुनाव चिन्ह को लेकर, क्या शिवसेना इससे लेकर कानूनी लड़ाई लड़ने में तैयारियां कर रही है? बिल्कुल, हम पूरी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और जो कुछ भी फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हम आखिर तक लड़ते रहेंगे। और आज देख रहे हैं माननीय उद्धव जी कल काला चौकी मुंबई में थे, कितने शिवसैनिक उनके साथ है। आदित्य जी की पूरा महाराष्ट्र दौरा हो चुका है, शिव संवाद यात्रा, उसमें भी आप देखेंगे कि पैठण वगैरह मराठवाड़ा रीजन से हमारे जो 4-4, 5-5 वहाँ से भाग गए हैं आमदार, तो विधायक, तो देखिए कि जनता आज शिवसेना के साथ है। जो आम शिवसैनिक है वो शिवसेना के साथ है, माननीय उद्धव जी के साथ है, माननीय आदित्य जी के साथ है। तो इससे हमें हमें पूरी विश्वास है कि न्याय देवता ये सब देख रही है। एक आखिरी सवाल, जिस तरह से देखा गया कि शिंदे ग्रुप के काफ़ी लोग गए हैं, शिवसेना के कुछ नेताओं को अभी भी उम्मीद है कि अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है तो शिवसेना के कई विधायक जो उनके साथ गए, सांसद गए, वो वापस शिवसेना में आ सकते हैं। देखिए, इन सबको बहका कर लिया गया है, उनको एक झूठा चित्र दिखाया गया है, उनको एक चित्र दिखाया गया है राम राज्य का कि कैसा होगा, आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, उनको अलग अलग प्रलोभन भी दिखाए गए और इसी वजह से ये सब गए हैं। एक न एक दिन उनकी आंखों में आंसू ज़रूर आएंगे। वापस आएंगे लगता है? अभी तो आना भी शुरू है। अभी तो कल ही आपने देखा कि पुणे के एक व्यक्ति, एक शिवसैनिक, उन्होंने माननीय उद्धव जी को कहा है कि मैं वापस आना चाहता हूँ, कृपया मुझे वापस लीजिए। तो ये शुरुआत है और वहाँ भी जो लोग गए हैं वो भी आजमा रहे हैं। तो इसमें जीत जो है सच्चाई की जीत होगी। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए मनीषा गांधी जी, जिनका साफ तौर पे ये कहना था कि जो शिवसैनिक छोड़ के शिंदे ग्रुप के साथ गए हैं वो काफ़ी लोग शिवसेना में आना चाहते हैं। मुंबई से सरोज के साथ वसीम अंसारी, न्यूज़ 18। तो महाराष्ट्र की जो तस्वीर है, वहां जिस तरह की सियासत हो रही है, जिस तरह से जो शिवसेना का एक गुट अलग हुआ और वो बीजेपी के साथ मिलकर वहां सरकार बना चुका है, सवाल अब इस बात को लेकर है कि आखिर इस सरकार की पूरी काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है। सबसे अहम सवाल यही है, इस तश्कील ना होने के पीछे क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ गड़बड़ी है, क्या कुछ अंदेशे हैं, किस तरह का अंदेशा है और महाराष्ट्र की जो अवाम है उसकी उम्मीदें कब पूरी होंगी, कब जो अवामी नुमाइंदे हैं वो वजारत का कलमदान संभालेंगे। इस बारे में हमारे साथ हमारे नुमाइंदे वसीम जुड़ चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। वसीम, सबसे अहम सवाल इसी बात को लेकर है कि आखिर ये जो ताखीर है वो क्यों है, किस बात को लेकर, किस कानूनी किसी पेच को लेकर या किसी तरह के अंदेशे को लेकर ये तश्कील नहीं हो रही है काबीना की, क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? वसीम, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? वसीम हमारे नुमाइंदे मुंबई से जुड़े हैं, हम कोशिश कर रहे हैं उनसे बात करने की। तो दरअसल बात सिर्फ इस बात को लेकर बढ़ती चली जा रही है कि एक तरफ तो जो मामला है महाराष्ट्र का, जिस तरह से शिवसेना का एक गुट एकनाथ शिंदे की क़यादत में अलग हो गया, तो इस गुट के बाद अब इसके जो मामले हैं वो सुप्रीम कोर्ट में भी है, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन में भी मामला पहुंचा हुआ है और इन सब के बीच सवाल ये उठ रहा है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक है, बीजेपी और शिवसेना का वो गुट जो एकनाथ शिंदे की क़यादत में है, इन दोनों को मिलाकर अगर सब कुछ ठीक ठाक है तो फिर काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो रही है? जो खबर सामने उसके मुताबिक एकनाथ शिंदे वजीर आला हैं और फडणवीस जो वो डिप्टी सीएम है, लेकिन आखिर उसकी तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है काबीना की? वसीम से हम फिर जुड़ना चाहेंगे। वसीम, आपको मेरी अगर आवाज मिल रही हो तो सबसे अहम सवाल यही है कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर चल क्या रहा है? शिवसेना के सामने जो उद्धव ठाकरे जिसकी क़यादत कर रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल क्या है? और सबसे अहम सवाल ये कि काबीना की तश्कील क्यों नहीं हो पा रही है? 1 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका।
देखिए, जिस तरह से महाराष्ट्र की जो सियासी हंगामा हो या फिर ड्रामा हो, दोनों खत्म नहीं हुआ है। लगातार हम देखते आ रहे हैं कि शिवसेना और शिंदे ग्रुप आपसी जो बयानबाजी है लगातार चलती आ रही है। एक तरफ शिवसेना की तरफ से दौरे किए जा रहे थे, ठाकरे लगातार महाराष्ट्र के कई इलाकों में दौरा कर रहे हैं, खुद उद्धव ठाकरे भी मुंबई के कई इलाकों में दौरे कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में जहाँ एक तरफ शिवसेना ज़मीन से जुड़ने की कोशिश कर रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि शिंदे ग्रुप में जो भी विधायक उनका साथ छोड़ के गए या जो नेता उनके साथ गए हैं उन्हें गद्दारी का तबका दिया गया है, और कहीं ना कहीं इस बात को उन्हें भुलाने की कोशिश भी की जा रही। तो वहीं पे शिंदे ग्रुप भी इसे लेकर नाराज़ है, बाकायदा इन सारी चीज़ों को लेकर अपनी जो भूमिका है साफ कर दे और कहना है कि वो नाराज़ इसलिए हैं कि 3 सवाल वो उद्धव ठाकरे के सामने पूछा गया था, उसका अब तक जवाब नहीं दिया गया। लेकिन जहाँ तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो ये सबसे बड़ा सवाल या निशान अब भी लोगों के बीच में बना हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा, क्योंकि लगभग 25 दिन से भी ज़्यादा का वक्त बीत चुका है और अब तक मंत्रिमंडल को लेकर किसी भी तरह का कोई फाइनल नहीं किया गया। ये अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि महाराष्ट्र अधिवेशन 18 तारीख से होने वाला है, उससे पहले मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये तारीख भी आगे चली गई क्योंकि जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता और कम से कम 12 से 14 मंत्री हाउस में नहीं दिखाई देते हैं तब तक काफ़ी मुश्किल हो जाएगा सरकार के लिए विरोधी पार्टियों को उनके सवालों के जवाब देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार अधिवेशन में अभी जो आपने जो बातचीत की थी मनीषा कायंदे से, उनके मुताबिक कुछ लोग लौटना शुरू हो गए हैं, जो उनका कहना था। तो क्या कहीं ना कहीं इस बात का डर है एक नाथ शिंदे और फडणवीस साहब को कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर हमने मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन किया और जो नाम शामिल हो गए वो तो ठीक, लेकिन जो नाम छूट गए उनमें फिर एक जो है उनकी नीयत बदल सकती है, वो कुछ अलग फैसला ले सकते हैं जो मौजूदा सरकार की सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। भी खत्म हो गए हैं। अब ये अंदाज़ा ज़रूर लगाया जा रहा है कि ये 3 दिन जो आने वाले हैं काफ़ी अहम हो गए। इस महीने के आखिरी में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन सबसे बड़ा पैच अब भी ये अटका हुआ है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में कौन कौन शामिल होगा। क्या बातें इस बार तरह से भी आ रही हैं कि शिंदे ग्रुप के कई जो नेता हैं वो नाराज़ हैं। इसकी एक वजह ये भी है कि अब तक जी आपको मेरी आवाज मिल पा रही है वसीम? तो इस बात को लेकर ही जो एक अहम सवाल है वो यही है कि आखिर किस बात का डर है, क्या चीज है जो मौजूदा सरकार को, यानी जिसमें एक नाथ शिंदे अभी बहैसियत वज़ीर आला हैं और फडणवीस भी हैं बीजेपी से, तो इन्हें किस बात का आखिर डर है या किस तरह की स्ट्रैटेजी है, किस तरह की प्लानिंग है कि ये अब तक काबीना की तश्कील नहीं कर पाए। इसी बात को लगातार हम अपने नुमाइंदे से जानने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे मेरा सवाल सीधा ये था कि जिस तरह से मनीषा कायंदे ने बताया कि कुछ जो लोग जा चुके एक नाथ शिंदे की तरफ वो पलटना शुरू हो चुके हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है, पहला। और दूसरा ये कि अगर एक्सपेंशन नहीं हो रहा है कैबिनेट का तो क्या इस बात का खदशा है कि जिन लोगों को शामिल किया जाएगा काबीना में उनके अलावा जो लोग होंगे उनकी कुछ नीयत बदल सकती है कि हमें कुछ नहीं मिला, वो कुछ और फैसले ले सकते हैं? जी जरूर। सबसे पहले जिस तरह से मनीषा कायंदे ने ये दावा किया है कि उनके साथ अब लोग वापस आना शुरू कर रहे हैं, तो एक तरफ ये बताने की कोशिश की जा रही है शिंदे ग्रुप को कि अब भी शिवसेना मजबूत है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज ही अर्जुन खोतकर जो शिवसेना के अच्छे नेताओं में माने जाते थे वो खुद शिंदे ग्रुप के साथ चले गए। तो दोनों ही तरफ से इस बात का दावा किया जा रहा है कि लोग उनके साथ हैं और लोग उनके साथ आना भी चाहते हैं। लेकिन एक तर्क ये ज़रूर लगाया जा रहा है कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उस दौरान जो भी इच्छुक लोग हैं अगर उन्हें नहीं मिलता है मौका तो हो सकता है कि शिवसेना के कई विधायक और जो मंत्री बनने की एक आश लेके इस पार्टी में शामिल हुए हैं उन पे भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बीजेपी या फिर शिंदे ग्रुप के जो दूसरे मंत्री पद मिलेंगे उन्हें लेकर तो उनकी नाराजगी का एक असर देखने को मिलेगा और इसका फायदा शिवसेना को होगा। इस उम्मीद के तहत शिवसेना एक रणनीति बनाने की तैयारी में जरूर जुटी हुई है। लेकिन जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करें तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी पैच फंसा हुआ। जो सूत्र हमारे बता रहे हैं जो शिंदे ग्रुप को मंत्रालय दिया जा रहा है और जो नंबर्स दिए जा रहे हैं वो काफ़ी कम माना जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि कैबिनेट
के तौर पे उन्हें 8 मंत्री पद दिया जा रहा है और राज्य मंत्री के तौर पे उन्हें 5 राज्य मंत्री पद दिया जा रहा है और एक सीएम का पद उनके पास है। तो ऐसे में ये जो मंत्री पद है काफ़ी कम होगा, क्योंकि शिंदे ग्रुप के साथ कई ऐसे लोग गए हैं जो पिछली सरकार में भी मंत्री थे, कई ऐसे बड़े नाम हैं। अगर उन्हें फिर से एक बार मंत्रालय दिया जाता है तो कई ऐसे लोग हैं जो एक उम्मीद के साथ गए हैं कि उन्हें भी मौका मिलेगा, उनकी नाराजगी का शिकार हो सकता है शिंदे ग्रुप को होना पड़े। साथ ही तो क्या वसीम नाराज मतलब देरी की या ताखिर की सिर्फ यही एक वजह है, या फिर दूसरी वजह यह भी है जो कानूनी दांवपेच चल रही है? मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, इलेक्शन कमीशन तक मामला पहुंच चुका है। क्या इसका भी कुछ असर है कि जो मौजूदा सो कॉल्ड जो भी गवर्नमेंट है वो कदम फूक फूक कर आगे बढ़ा रही है? जी ज़रूर, ये एक अहम मुद्दा है, क्योंकि ये जो सारा मामला है कि असली शिवसेना कौन और नकली शिवसेना कौन। साथ ही जिस तरह से देखा गया है कि ये सरकार बनने से पहले जिस तरह से उद्धव ग्रुप ने बाकायदा एक निवेदन किया था विधानसभा के उपाध्यक्ष के सामने, नरहरी के सामने, उन्होंने कहा था कि जो 16 विधायक है इनके निलंबन किया जाए क्योंकि इन्होंने पार्टी का रूल तोड़ा। इसके बाद ये पूरा मामला कोर्ट में चल रहा है और अब इसकी सुनवाई 1 तारीख को होने वाली है। इसे भी देखा जा रहा है खास तौर पर, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में बताने की कोशिश की जा रही है कि 2.5% से भी ज़्यादा जो लोग हैं वो उनके साथ है, विधायक हैं, कई कॉरपोरेशन के लोग अब जुड़ने लगे, अब 12 सांसदों का उनको समर्थन मिल गया। तो एक बताने की कोशिश की जाएगी कि मेजोरिटी हमारे साथ है। ये कोर्ट का क्या निर्णय होगा फिलहाल उस पर किसी बहुत शुक्रिया आपका वसीम। तो वसीम हमें जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के हालात वहां पर है और क्यों ताखिर हो रही है। तो ये तो रहा महाराष्ट्र का चैप्टर। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं और रुख करते हैं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी रिजर्वेशन मामले को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट में आज अहम समाअत हुई। 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत और मुखालफत में 63 अर्जियां हाईकोर्ट में दायर की गई हैं। 27% ओबीसी रिजर्वेशन को लेकर मध्य प्रदेश में सियासी पार्टियों के बीच सियासी घमासान जारी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही 27% ओबीसी रिजर्वेशन के हक में हैं, लेकिन दोनों के सियासी एजेंडे मुख्तलिफ हैं। आज की समाअत में 27% रिजर्वेशन पर पाबंदी बरकरार है। आज भी एसटीआई तुषार मेहता समाअत के लिए हुकूमत की तरफ से पेश नहीं हो सके, जहां अदालत को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत मुकदमात की समाअत मुकम्मल करनी होती है। अब फरीकैन की अदम हाजिरी के बायस समाअत मुलतवी नहीं होगी। मेहताब हमारे नुमाइंदे हमारे साथ जुड़ चुके हैं भोपाल से। मेहताब, आखिर ये इसका अंजाम क्या होने जा रहा है? समाअत होती है, कोई ना कोई एक फरीक कभी वो हाजिर नहीं रहता है, मामला लंबा खिंचता चला जाता है। क्या आगे होने जा रहा है और इस मामले को लेकर बीजेपी और कांग्रेस की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या उनका मौक़िफ़ है? विशाल, ये बता दें कि जो 14% से 27% ओबीसी रिजर्वेशन किया गया, ये कमलनाथ हुकूमत ने 2019 में किया, जिस पर उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने इसकी सख्त मुखालफत की और मामला जबलपुर हाईकोर्ट तक पहुंचा। लेकिन बीजेपी के मौक़िफ़ में तब्दीली हुई और बीजेपी ने भी 27% ओबीसी रिजर्वेशन की हिमायत कर दी। लेकिन अंदर खाने की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी इस मामले को खींचकर आइंदा साल असेंबली इंतखाबात तक ले जाना चाहती है। दोनों पार्टियां ओबीसी को अपना हिमायती बताना चाहती हैं, क्योंकि ये एसजीआई का हाजिर ना होना, जबकि पिछली अगर समाअत की बात करें 23 जून को जो समाअत हुई थी उसमें खुद हुकूमत ने वक्त मांगा था और मध्य प्रदेश में ओबीसी की जो आबादी है उसका जो रिजर्वेशन का जो रेशियो जो पेश करना था उस पर डॉक्यूमेंटेशन पेश करना था, लेकिन आज नहीं होने से अदालत ने अपनी नाराजगी का इजहार किया। और आज जो बड़ी पेशरफ्त हुई है कि 1 अगस्त से यौमिया तौर पर 3:30 बजे 1 घंटा ओबीसी रिजर्वेशन पर समाअत होगी। एक तरह से अदालत की नाराजगी के बाद अदालत ने एक बड़ा मौक़िफ़ अपना क्लियर किया है। लेकिन हुकूमत के साथ साथ जो सियासी पार्टियों का मौक़िफ़ है, सियासी पार्टियां चाहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है 27% रिजर्वेशन हो, लेकिन उसके अपने मौक़िफ़ के मुताबिक हो। मध्य प्रदेश में 52% ओबीसी वोटर्स है और दोनों पार्टियों की नज़र उस पर है, क्योंकि 230 असेंबली सीटों की अगर बात करें तो तकरीबन 163 सीट ऐसी है जो ओबीसी वोटर्स उसको मुतासिर करते हैं। इसलिए दोनों पार्टियां चाहती हैं कि ओबीसी रिजर्वेशन का क्रेडिट उनको मिले और अपने अपने तरीके से दोनों पार्टियां इस पर खेल रही हैं। अब हुकूमत दोनों को, चाहे हुकूमत का मौक़िफ़ हो या अपोजिशन का मौक़िफ़, अब सबके नजरिया उस पर खिले हुए हैं कि अगली जो समाअत होगी 1 अगस्त से उस पर अदालत अपना मौक़िफ़ क्या देती है, उस पर सबकी नज़र लगी हुई है। विशाल, लेकिन मेरा सवाल यह था कि ये जो गैर हाजिरी या किसी न किसी वजह से हाजिर न होने की ये जो बात सामने बार बार आ रही है, इससे क्या लग रहा है कि ये मामला आगे और लंबा खींचेगा या फिर सुप्रीम कोर्ट के हिदायत के मुताबिक हाईकोर्ट इस पर जल्द कोई फैसला सुनाएगा?
देखिए हाईकोर्ट जो है इस पर समाप्त करना चाहता है, हाईकोर्ट ने इसीलिए इसकी तारीख मुकर्रर की है और 23 जून को जो समाप्त हुई थी उसमें मध्य प्रदेश हुकूमत ने अपना मौक़िफ़ पेश करने के लिए कुछ वक्त मांगा था और आज समाप्त होनी थी, लेकिन आज एसजीआई का हाजिर न होना ये साबित करता है कि आज हुकूमत इस मामले को खींचकर आइंदा साल के असेंबली इंतखाबात तक ले चाहती है, ताकि आइंदा साल जब असेंबली इंतखाबात हो और 27% रिजर्वेशन के हक में अगर मामला होता है तो भी हुकूमत ये कहेगी कि क्रेडिट हमने इस पर जो है मौक़िफ़ पेश किया और ये है। और अगर हुकूमत की फेवर में ये बात नहीं जाती है तो इसका ठिकरा अपोजिशन पे छोड़ा जाएगा कि हम तो चाहते थे इसको दिया जाए, लेकिन अपोजिशन जो है इसको मामले को लेकर अदालत में गए और इस वजह से वो चलिए, बहुत शुक्रिया मेहताब आपका तमाम जानकारी के लिए। तो कुल जो मामला है, कुल जो बात है वो इसको लेकर है कि क्रेडिट किसे मिलेगा। जैसा मेहताब ने अभी बताया कि दोनों पार्टियां, हाँ वो बीजेपी हो जो बरसर इक़्तिदार है या फिर वो कांग्रेस हो, दोनों पार्टियां ये चाहती हैं कि ओबीसी की हिमायत हमें हासिल हो, ओबीसी हमारे साथ जुड़ जाए, हमारा सियासी फायदा हो। अब इंतखाबात भी अनकरीब मध्य प्रदेश में, लेकिन सबसे अहम सवाल ये जो अभी मेहताब ने बताया कि 14% से 27% करने का ये जो इसकी जो शुरुआत थी, इसकी जो पहल थी वो कांग्रेस के तरफ से की गई थी। अब अदालत से होते हुए ये जाकर कहां पर ठहरता है, अदालत का फैसला क्या आता है और उस फैसले के बाद दोनों पार्टियों का क्या स्टैंड होगा, इस पर नजर रखना बेहद अहम होगा। इसी के साथ नाज़रीन फिलहाल न्यूज़ एट 5 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।